तो जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में पढ़ेगा, हिंदी वाला में हिंदी पढ़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ाने में, हमें कोई असुविधा नहीं है, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश। और साथ में बीच बीच में मैं आपका इसका नोट्स से भी जो है रिवीजन आपको देता रहूँगा। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हम लोग फर्स्ट चैप्टर है इसमें पढ़ने वाला। सेकंड चैप्टर जो है इसमें एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियों और तथा पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये 9 चैप्टर जो है इसमें पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश सभी माध्यमों में हमें पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है बीच में, वो राइज हैंड करके मेरे से पूछ सकता है। किसी को कोई भी दिक्कत होता है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक को बोल रहा हूँ। और जब भी आप लोग पढ़िएगा म्यूट करके पढ़िएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अनम्यूट कीजिएगा आपके घर की आवाज़ आएगी और आपको दिक्कत होगा सुनने में, किसी दूसरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा क्लास, आप जो भी क्लास ऑनलाइन करने वाले हैं उसका टाइमिंग शेड्यूल ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जो देखने चाह रहे हैं, जो क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए कि ये रूटीन रहेगा आपका, जिसमें क्लास टाइमिंग ये सारा कुछ हमने दे दिया। और हिंदी और चूँकि जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का हमने आपको बोला था कि मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन उसका नोट्स वगैरह जो होगा वो संडे तक मैं अवेलेबल करा दूँगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत उससे नहीं हो, जिसका भी है वो पढ़ सके आसानी से। ठीक है, तो ये आपका टोटल पेपर है जिसको कि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और इस तरीके से रूटीन उसका बना हुआ है। किसी किसी लोगों का ये था कि अपनी सर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाएंगे, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को बता दो, पेमेंट मैंने आपको बता दिया है, वही पेमेंट लगेगा, उससे कोई ज़्यादा नहीं लगने वाला है। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप जब तक ज्वाइन करो, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे क्लासेस उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्लास छूटेगा नहीं आप लोग का। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आज का जो क्लास है हमारा उसमें है पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें हम लोग जब इंग्लिश वाले में ही जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो ये दोनों का मैं इंग्लिश भाग और हिंदी भाग जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्लासेस हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। और सबसे पहली बात कि जब इसको हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को, तो ये क्या है, किस तरीके का चुनौतियां हमें मिला था नए राष्ट्र की चुनौतियों में, उसको समझने का हम लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों कि भारत जब हमारा आज़ाद हुआ था, हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था आपको पता है? अगर मालूम हो तो बोल सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी। सर 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 15 के बाद आपको 2 राष्ट्र बना था हमारा। भारत जो था वो 2 भागों में विभाजित हुआ था। 14 से ही ये जो है बंटना चालू हो गया था। 14 और 15 ये 2 दिन हैं ऐसे जहाँ पे 2 राष्ट्र, एक भारत जो था, भारत एक जो था वो अब 2 भारत बन चुका था। एक का नाम पाकिस्तान रखा गया जो 14 तारीख को बना, और दूसरे का नाम जो 15 तारीख को हुआ उसका भारत ही रह गया, जिसको हम लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग जान लीजिए कि जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था उसी टाइम से
उसी टाइम से हमारे यहाँ ये समस्या जो है स्टार्ट हुआ था, नए राष्ट्र की चुनौतियां, है ना। क्योंकि मध्य रात्रि, यहाँ पे आपको बुक में देख सकते हैं जैसा कि अगस्त 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिरक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अभी देखो ये यहाँ पे आप जान लो बच्चों, आप इसे नोट डाउन भी करते जाना। मैं आपको जो बताऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप बीच बीच में इसे नोट डाउन करते जाना। बहुत जरूरी है आपको ये समझना यहाँ पे कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और क्या नहीं है। ठीक है, यदि आपको इम्पोर्टेंस का पता नहीं रहेगा तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाक्यवधु से चिर प्रतिरक्षित भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है, इनका प्रसिद्ध भाषण था। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है और यह किसने किया, मतलब ये किनके द्वारा यह उत्सर्जित हुआ। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उन्होंने ही ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से एक भाषण जो है दिया था। और ये कब दिया था? तो 14-15 अगस्त के जो बीच में जो मतलब रात्रि के समय संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, उस समय यह भाषण दिया गया था। आप इसमें भी दे सकते हैं कि एट द आवर ऑफ मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया addressed a special session of Constitution Assembly at night. That night, this was the famous trust by with destiny speech that you are familiar with, है ना। तो यहाँ पे ये हुआ, लेकिन आप पहले ये समझो कि चैलेंज फॉर न्यू नेशन का क्या था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस आजादी के समय हमारे पास दो तरह के मुसीबतें बहुत जबरदस्त पकड़ रही थी। एक तो कि पाकिस्तान आजाद होने के पहले ही हमारा साथ छोड़कर चला गया। दूसरा कि अब जब वो साथ छोड़कर गया था तो हम लोगों को क्या किया कि यहाँ पे चुनौती ये हुई कि जितने भी कुछ छोटे छोटे जो राजवाड़ों का एक जो प्रदेश था जिसपे कि अंग्रेज हिडन रूप से शासन किया करते थे, वो सभी छोटे छोटे टुकड़ों पर बैठा हुआ था। अब यहाँ पे ये हुआ कि जब उन लोगों को जब पाकिस्तान मतलब ये छोड़कर चले गए तो अंग्रेज ने एक शब्द बोलकर चला गया कि आप अपने इच्छा से भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं, यह आप पे निर्भर करता है। ये कहानी जब बताया गया तो जब इन लोगों को ये मालूम चलता है, जो छोटे छोटे राजवाड़ों का जो प्रदेश में शासक हुआ करते थे, वो अधिकतर उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो भारत में मिल गए, लेकिन कुछ और ऐसे थे जिनसे कि भारत में वो मिलना नहीं चाहते थे और ना ही वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान उन लोगों पे अपना जो है बुरी नजर डाले हुए था। और मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारत आजाद होते ही पाकिस्तान जो बटा वो भारत के लिए एक सबसे बड़ा मुसीबत और अभी तक का मुसीबत वही बना हुआ है आज की डेट में भी। इसने आजादी से लेकर अभी तक में न जाने कितनी बार कश्मीर हथियाने की कोशिश की और अभी तक की उसकी चाल ऐसे ही है। हालांकि अभी आपको हाल ही फिलहाल में भारत ने क्या किया, कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया और वो जो आर्टिकल 370 था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया या फिर उसको टाला गया। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो वो बोल सकता है। नो सर। नो सर। अमन? नो सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे की बात है कि कोई भी आसान काम नहीं होता। जब आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी, जैसा कि हमने तुम्हें सिर्फ हेडलाइन अभी थोड़ा सा बता दिया। अब हम लोग बुक में आते हैं कि क्या इसमें ऐसी खासियत थी और क्या था चुनौतियां मेन रूप से।
तो बोला जाता है कि हमारा भारत चूंकि जब अंग्रेजों से छूटा था तो गरीबी और कमजोरी का पूरी तरीके से जो है दबदबा बना हुआ था, और यहाँ तक कि हम लोगों के पास सही तरीके के खान पियान और ना ही कोई एक सही स्ट्रेटजी थी जिसके माध्यम से हम सरकार का जो है सरकार सही तरीके से चलाया जाए और दूसरों का इसमें भलाई हो। लेकिन फिर भी सरकार एक नारा रखा था यहाँ पे कि सबका साथ सही तरीके से सबका हो विकास। तो यहाँ पे ये जो बातें उनकी थी वो ये बातें थी कि सभी को लेकर चलना था। यहाँ पे सभी लोगों का, चूंकि जो पिछड़े लोग जो थे और ये थे, सभी को समान अधिकार देते हुए, समान अवसर देते हुए भारत को आगे बढ़ाना था। और इन परिस्थितियों में ये भी थी कि हमारा भारत जो ऑलरेडी पहले राज्य बना हुआ था, अब वो राज्य ही एक राज्य दूसरे राज्य से अलग होने की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब इन सभी को भारत के पास ऐसा जोड़कर कोई 3 चुनौतियों का सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है। 3 प्रमुख चुनौती इसके होते हैं। अब इसको ध्यान देना कि आप लोगों से पूछता है कि भारत के राष्ट्र निर्माण में वो 3 प्रमुख चुनौतियां क्या क्या थी। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो कि राष्ट्र निर्माण के समय वो 3 चुनौतियां कौन कौन से थी। राइट, 3 है ना। यहाँ पे देखो, आप इसका क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इसे चाहो तो लिख सकते हो कि राइट 3 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, है ना। राइट एनी 3 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, या फिर आप इसको हिंदी में लिख सकते हो कि भारत की चुनौती, वो 3 प्रमुख चुनौतियों का नाम लिखे जो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस 3 को एक क्वेश्चन को आप इसको लिख सकते हैं। 3 चुनौती है जो, अब इसमें देखो फर्स्ट चुनौती क्या था कि मुख्य तौर पर भारत के सामने जो चुनौतियां थी उसमें पहली और तत्कालिक चुनौती ये था कि एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत का गठन की जिसमें कि भारतीय समाज की सारे विविधताओं के लिए जगह हो। मैंने पहले ही बोला कि सारे विविधताएं, यानी कि सभी तरह की अलग अलग प्रकार के जितने भी विभिन्नताएं हैं उन सभी को जोड़ने का काम जो है हमें करना था। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे और उनकी संस्कृति अलग अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। एक उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। अब जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा अलग है हमारे यहाँ, हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना अलग बंटवारे हो रहे हैं, कितने तरह के हो रहे हैं ये सारी बातें। तो ये सभी में हम लोगों को टेंशन, तो मतलब अभी भी हम सोचते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है कि सभी यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके का भाषा बोलता है, भिन्न भिन्न जाति से है, भिन्न भिन्न धर्म से है, लेकिन फिर भी हम लोगों में एक रूपता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग सोचते हैं तो अपने आप को प्राउड फील करते हैं, लेकिन और दूसरे लोग भी सोचेंगे तो यही फील करते हैं और साथ में जलते भी हैं कि हम लोग इतना होकर भी एक नहीं रह पाते। लेकिन हकीकत क्या है कि इसे बनाने में, इसे मेंटेन करने में हमें हमारे सरकार को और जो इसके सीक्वेंस जो संविधान निर्माता थे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी उस समय, हमारे पूर्वज जो थे। कहता है ये माना यही जा रहा है कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश कितने दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता, मतलब ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी भी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसा, ये सारे क्वेश्चन थे कि क्या ऐसा हो पाएगा, कि जो बन पाएगा सारा, या इन सभी तीखे और चुभते हुए सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। क्योंकि देखो बच्चे, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग भारत में एकता और अखंडता का सौगत लेते हैं। हम लोगों में एकता और अखंडता सबसे बड़ी, और उसका उपमा हम लोग देते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने बड़ाई करते हैं कि हमारे यहाँ एकता और अखंडता है।
लेकिन ये एकता और अखंडता को बरकरार रखना सबसे बड़ी कठिन सवाल थी। तो पहली चुनौती एक शब्दों में अगर मैं बोलूं तो भारत का सबसे पहला चुनौती यही था कि भारत में एकता और अखंडता कैसे पुनः स्थापित किया जाए। समझ में आई बात? Yes, sir. तो इसका आप इंग्लिश वाले पार्ट में आप इसको देख लो, तो यही बात बोला जाता है कि द फर्स्ट एंड इंटरमीडिएट चैलेंज वाज द शेप ऑफ ए नेशन दैट वाज united at accommodative of diversity in our society. India was land of क्या है sentinel Continent, continental size and diversity, continental continental size and diversity होता है कभी। diversity. It people spoke different languages and followed the different cultures and religions. मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस से है, अलग अलग कल्चर है उनके, फिर अलग अलग भाषाएं हैं उनके, और फिर भी ये सभी एक रहे। तो इसके लिए सबसे पहला यही क्वेश्चन था कि किस तरीके से इन लोगों को जो है वो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव, ये कैसे अचीव करेगा, ये पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज यही था इसका, फर्स्ट चैलेंज। तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में, ये फर्स्ट चैलेंज कौन सा था हमारा? एक लाइन में अगर आप बोलना चाहोगे तो उसको आप बोल सकते हो कि एकता और अखंडता को रखना ही सबसे बड़ी चैलेंजेस थी। ठीक है, ठीक है अमन? Yes, sir. सेकंड वाला चैलेंज तुम पढ़ो क्या है। Sir, द सेकंड चैलेंज वाज the second challenge was to stabilize democracy. You have already studied the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. These features ensured that the political competition would take place in a democratic framework. है ना? तो यहाँ पे आप इसको भी पढ़ लो। A democratic constitution is necessary but not sufficient for stabilizing democracy. The challenge was to develop democratic practices in accordance with the constitution. सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इसको ये डेवलप करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको मैंने डार्क कर दिया है। Yes, तो सेकंड वाला पार्ट यही था कि भाई अगर दूसरी चुनौती ये था कि भारत में लोकतंत्र कायम रहे। क्योंकि देखो अब अगर लोकतंत्र नहीं कायम होता है हमारे भारत में तो हमारे पास फिर से वही वाली बात रह जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई अगर एक वो राजा होगा जो वर्षों तक शासन करते रहेगा, तो क्या आपको लगता है सब शासन सही चलेगा? क्या सभी लोगों को लेकर सबका साथ करेगा? सबका विकास हो पाएगा? रहेगा ऐसा? बोलो। no, sir. नहीं रह पाएगा। तो बहुत जरूरी था कि भारत में लोकतंत्र कायम रहे, डेमोक्रेसी को लाया जाए किसी भी तरीके से, जिसमें कि सभी लोगों को सबका मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई और सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। ये सारे पार्ट थे इम्पोर्टेंट। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। अब यहाँ पे देखो भारत इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि इसमें देखो हमारा जो भारत का विकास हो रहा है, हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री चुना जाए, जो जिनका श्रेय जो है सिर्फ एक प्रधानमंत्री को नहीं जाए, अकेला पूरी जनता को सबके बल्कि जाए, ताकि सभी लोगों का ये श्रेय रहे कि मैंने अपना प्रधानमंत्री को खुद से चुना है, मैंने अपना शासक को सही तरीके से चुना है। अब इसमें जनता की मर्जी रहेगी तो वो अपने हिसाब से अपने लिए एक उचित और सबसे अच्छा उम्मीदवार जो है चुन पाएगा सरकार में रखने के लिए, सरकार का प्रधानमंत्री या फिर अपना मुखिया चुनेगा सही तरीके से। और ये सब की गारंटी जो है अपना मौलिक अधिकार में दी गई हमारे लोकतंत्र में। ठीक है, इन व्यवस्थाओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतंत्र ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। लेकिन इतना भर भी काफी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि चुनौती यह भी था कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चुनौती मैं आपको बताऊंगा, दूसरा मेन चुनौती यही था कि यहाँ पे ये वाले बातें जो है हमें लेके चलना था। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पे ये बता दिया कि इसका दूसरा चुनौती मुख्य रूप से यही था कि सबसे बड़ा था कि संविधान से मेल खाते हुए लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए, इस तरीके का कुछ जो है तरीका अपनाना होगा। तो दूसरा जो है सबसे मुख्य चुनौती जो थी वो यही था। आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं? गुड़िया नोट डाउन कर रही है बाबू? हेलो गुड़िया, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। नोट डाउन कर रही हो इसे? यस सर। एंड तीसरा जो चुनौती था वो यह था कि तीसरा चुनौती यह थी कि ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सबका साथ सबका विकास, ये हालांकि मोदी जी का नारा है, लेकिन ये बातें उसी समय इस तरीके से एक हिडनली पूरी तरीके से ना बोल के सही तरीके से बोला गया है कि ऐसे में जैसे कि समूचे समाज, देखो यहाँ पे समूचे समाज का भला हो, ठीक है, ना कि किसी एक तबके का। तो इससे क्या समझ में आएगी? वो यही बात है ना कि भाई सबका समाज में सबका विकास और सबका साथ जरूरी होगा। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उन लोगों को, ये अल्पसंख्यक हैं, उनका विकास अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे, सभी लोगों को ज्यादा जनसंख्या वाले पॉपुलेशन वाले पे ही हम सिर्फ फोकस करते रहेंगे, तो ये लोग जो छोटे लोग हैं वो और भी छोटा होते चले जाएंगे और अंततः यह होगा कि ये कहीं ना कहीं विलीन होता चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। ये होगा कि नहीं? तो इसलिए वहाँ जो हमारे जो सरकार थी उस समय, जो चलाने वाले जो थे, संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने इसका पूरी तरीके से विशेष ख्याल रखा, अल्पसंख्यक और धार्मिक समुदायों को अच्छे तरीके से, और जो बहुत ही कम थे, वंचित लोग थे, उन लोगों के लिए विशेष अधिकार दिया गया, जिसको हम लोग आज के डेट में आरक्षण बोलते हैं। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिसे राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीब के शख्सी खात्मे के लिए कारगर नीतियों का तैयार करना था। तो इसका तीसरा चुनौती हम लोग ये रख सकते हैं, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको बढ़िया से साफ कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो है इसका तीसरा थर्ड चुनौती माना जाता है। ये 3 लाइन है, अगर सही तरीके से लिखिएगा, अगर बड़े में मान लीजिए आपसे 5 नंबर का पूछता है तो ये पूरा बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का नहीं क्वेश्चन आता है, सिर्फ सिंगल 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन आए, 3 नंबर 2 नंबर का आए, तो इस तरीके से आप 1 1 1 करके 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा चुनौती मैं आपको बता दूं, द थर्ड चैलेंज वाज इंश्योर दैट द डेवलपमेंट वेलबीइंग of the entire society and not only of same sections. Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection of social disadvantaged group and religious and cultural communities. The Constitution also set out in the directive principle of state policy the welfare goal that democratic politics must achieve. The real challenge, यहाँ से ये जो मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज कर देता हूँ, थर्ड वाले इंग्लिश वाले पॉइंट में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रहा आपका तीसरा चैलेंज और यहाँ पे ये रहा आपका दूसरा चैलेंज, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, जो इंग्लिश वाले होंगे उसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड ये रहा और ये रहा थर्ड, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे मैंने बता दिया था कि ये आपका फर्स्ट चैलेंज है, जिसको कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से वो अपना जो है ये करे। तो इसका तीसरा चैलेंज यही था, ये मतलब फर्स्ट वाला।
तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है सभी बता दिए। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपना बात हमसे पूछ सकता है कि क्या है क्या नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? अमन, गुड़िया, ऋतिक, शुभम? ऋतिक, अमन, No, sir. गुड़िया? गुड़िया कोई दिक्कत बाबू? शुभम नो सर। समझ में आया बढ़िया से शुभम? हाँ सर बिल्कुल। और गुड़िया तुम्हें बाबू? गुड़िया तुम बोल नहीं पा रही हो? ओके, कोई बात नहीं। आई थिंक लगता है इसको समझ में नहीं आया है। समझ में नहीं आया गुड़िया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्लासेस जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, चूंकि समय आपका समाप्त होगा कुछ देर में, तो नेक्स्ट क्लासेस जो है हम लोग यहाँ पे आज जो है हाउ डिड इंडिपेंडेंस, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सही तरीके से, और भी अच्छा से जितना हो सके मैं आपको समझाऊंगा। बस आप लोग रेगुलर आना, क्लास करना। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करोगे तो हमारी भी जो है वो रेगुलरिटी बनेगी, तो ज़्यादा अच्छा होगा क्लास। और जब तक मैं ये कोशिश करूंगा कि जब तक लॉकडाउन है कंटिन्यू, तब तक आपका क्लासेस सही तरीके से रेगुलर हो। और आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छी बातें पॉजिटिविटी के साथ, अगर समझ में आ रहा है तो उन लोगों को शेयर कीजिए नॉलेज, जानकारी, ताकि लोगों को जो है क्लास ज्वाइन करे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना। बाकी जिनका मर्जी, जो नहीं करना चाहते उनको फोर्स भी नहीं कीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो भी गलत बात होती है। ठीक है अमन?